जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th साइंस का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसका कोड था आपका 824 IL, ठीक है। तो हम लोग जिसमें जो है उपभाग 2 से आज हम लोग उपभाग 2 से जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया आपका, और जो है बायोलॉजी का पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो आपका फिजिक्स का पोर्शन था वो हमने पहली वीडियो में कवर कर दिया था। अब आपका जो बचा हुआ भाग है उसको आज की इस क्लास में कवर करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो जो है एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इसके लिए हमको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे COH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो हो जाएगा CO2, गिब्स आउट हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है तो हो जाएगा CaCO3 प्लस जल का क्या हो जाएगा H2O। अब क्या करना है, हमको इसको करना है संतुलित। संतुलित करने का मतलब जितने परमाणु इधर है उतने परमाणु उधर होने चाहिए। तो सबसे पहले परमाणु की काउंटिंग करना शुरू करेंगे। कोई भी आप एक परमाणु ले लीजिए, जैसे हम कैल्शियम है तो कैल्शियम भी यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ से दो हो जाएंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर दो होंगे और यहाँ पर दो, टोटल ऑक्सीजन चार हुए। इधर देखते हैं तीन और एक, टोटल ऑक्सीजन चार हुए। तो ये क्या है, ये पहले से ही हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी है, ठीक है। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है हमारा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, BaCl2, ठीक है, प्लस और इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, गिब्स आउट क्या बना है हमारा बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, सॉरी यहाँ से पोटेशियम सल्फेट करेंगे। पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है K2SO4, ठीक है, K2SO4 गिब्स आउट बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, BaSO4 सबसे पहले लिख लेंगे प्लस इसके बाद क्या है पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। अब करेंगे इसको संतुलित। तो सबसे पहले यहाँ पर बेरिलियम देखते कितना है, तो बेरियम यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर भी एक है, सही है। Cl2 देखिए यहाँ पर कितने, दो है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर कर देंगे दो Cl2, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम कितने, दो, यहाँ पर पोटेशियम दो है। सल्फर कितना, एक है। ऑक्सीजन कितना, चार है, यहाँ पर भी चार है। तो यहाँ पर बस हमको क्या करना था, दो यहाँ पर ऐड करना था, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला। तो थर्ड देखिए क्या कह रहा है, थर्ड है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, इसके बाद गिब्स आउट, इसके बाद क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, इसके बाद हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन मतलब कि H2, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैच करते हैं। तो जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी जिंक एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है। तो ये भी हमारी संतुलित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ, सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है मतलब कि AgNO3 है। क्या है, AgNO3 प्लस ZnCl2, ठीक है, गिब्स आउट कर देंगे। इसके बाद बन जाएगा 2AgCl, ठीक है, प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको संतुलित करके हमने पहले से लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिखा था 2AgCl होता, और इसके बाद यहाँ से देखो ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। तो Ag यहाँ पर कितना है, देखो एक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर दो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक दो और ऐड कर देंगे, ठीक है, 2AgNO3। तो यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस दो बन गया। जिंक यहाँ पर देखिए एक ही है तो यहाँ पर भी एक है, और Cl यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी Cl दो है। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी बैलेंस रिएक्शन। तो ये चारों हमारी जो है बैलेंस रिएक्शंस हो जाएंगी। इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका खींच सकते हैं और इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित का कारण
समझाइए। पहला है, एक जस्ते कीचड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। देखो, जिंक यानी जस्ता का मतलब जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो जो जिंक होता है वो कॉपर को कर देता है प्रतिस्थापित। क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और यहाँ पर आ जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट का विलयन बनता है ये क्या कर देता है, ये जो है नीला रंग धीरे धीरे गायब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंक होता है वो क्या है, कॉपर से जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है, इसलिए जो इसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए जो है कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग होता है वो नीला जो रंग होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। देखो, जैसे NaCl है, ठीक है, तो उसके गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि इसमें होता है एक पॉजिटिव आयन, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इन दोनों में क्या होता है, बॉन्ड होता है, यानी कि इनमें बहुत आकर्षण होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए इनका जो गलनांक है वो उच्च होते हैं। बस इतना आपको लिखना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो 27 क्या कह रहा है, देखो, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको दी गई डिफिनीशन पूरी, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर HCl क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, HCl जब जो है NaOH यानी कि क्षार के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है NaCl यानी कि लवण और जल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम KOH जो है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और प्लस यहाँ पर जल बनता है। ये क्या है, ये एक लवण है, ठीक है, और ये क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका क्षार है। ठीक है, यानी कि जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारी सेकेंड है, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। क्या है, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है भर्जन की डिफिनीशन, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, ठीक है, मिलाकर गलनांक से निम्न ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। एग्जाम्पल देना था तो लिख सकते हैं 2ZnS प्लस 3O2 गिव्स आउट 2ZnO प्लस 2SO2। ये क्रिया जो है भर्जन रिएक्शन है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपसे पूछी गई है। यहाँ पर देखिए भर्जन को उदाहरण सहित हमने समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको थर्ड दिया गया था, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर आई यौगिक क्या लिखा है, CH3COOH। अब देखो COOH किसमें होता है, ओइक एसिड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ओइक एसिड है। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, यानी कि हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा। दूसरा है CHO, क्या है CHO, ये किसका है, L है, एल्डिहाइड समूह है, क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह है, तो इसका क्या बन जाएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो बन जाएगा एथेनल। क्या बन जाएगा, एथेनल बन जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा एथेनोइक एसिड, इसका हो जाएगा एथेनल। इसके बाद अथवा में अगर आपको ये नहीं आता था, ठीक है, अथवा में अगर आपको ऊपर वाले नहीं आते हैं तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहली है यहाँ पर मिसेल, क्या है, मिसेल पर टिप्पणी लिखनी है। तो मिसेल पूरा हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं जिससे आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर सकें। क्या है मिसेल, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जो जल में विलय होता है उसे क्या कहते हैं, जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जो है जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन जो पुच्छ यानी कि दूसरा छोर जो है कि सभी जल के बाहर होते हैं।
जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें उदाहरण जल विरांगी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा जो है गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित होता है। जो तैलीय मैल वगैरह होता है वो मिसेल के केंद्र में इकट्ठा होता है। मिसे मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे आप अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर जो ये है इस टाइप की पूंछ टाइप की है, ये क्या है? ये है जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पुंछ है। और जो ये है ये मिसेल की संरचना है। ठीक है, ये क्या है? मिसेल की संरचना है। तो इतना आपको पूरा मिसेल में लिखना है और इसका ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बिना डायग्राम के आप लिखेंगे तो आपको नंबर जो है कम मिलने के चांसेस हैं। तो आप डायग्राम को जरूर बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपकी होती है संक्षारण। क्या होती है संक्षारण? संक्षारण का मतलब क्या है? जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी सतह पर अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को संक्षारण कहते हैं। यानी कि जैसे लोहे को अगर नमी या वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है? एक पदार्थ की परत जम जाती है। उससे क्या होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जब भी कोई चीज लोहे की पानी में या वायु में नमी में होती है तो थोड़े दिन बाद उसमें क्या होती है? जंग लग जाती है। उसमें क्या होती है? उसमें लोहे की जो है एक परत ऊपर से छोटी सी चढ़ जाती है। जो लोहा होता है वो किसी काम का नहीं। अवांछनीय का मतलब होता है जो किसी काम का ना, मतलब कि कोई इसका कोई कारण नहीं था फिर भी वहां पर जो है वो लग गई। ठीक है, तो ऊपरी सतह पर अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं। इस घटना को संक्षारण कैसे? जैसे जोहे पर लंग लगना। क्या है? लोहे पर जंग लगना। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद है योगात्मक अभिक्रिया। क्या है? योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, क्या है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो पदार्थ मिल रहे हैं लेकिन पदार्थ क्या बन रहा है? एक बन रहा है। कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, पदार्थ क्या बन रहा है? एक बन रहा है। ठीक है, तो ये योगात्मक रिएक्शन हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा उपभाग 3। ठीक है, क्या आता है? उपभाग 3 आता है जिसमें हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है फिजिक्स भी कवर कर लिया है एंड केमिस्ट्री को भी कवर कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो पहला यहाँ पर है पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या है? पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं पुनरुद्भवन। प्लेन एरिया और जो हाइड्रा जैसे आदि जीवों का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है और कोशिका द्रव तथा केंद्रक सहित इन टुकड़ों से नया जीवन विकसित होता है। अलैंगिक जनन की यह विधि पुनरुद्भवन कहलाती है। अब देखिए डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या थे? प्लेनियर थे, किसी भाग से क्या हो गया? दो टुकड़ों में टूट गया, लेकिन यहाँ पे इसमें केंद्रक होना चाहिए। अगर केंद्रक नहीं होगा तो नया जीव नहीं बनेगा। केंद्रक भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? केंद्रक सहित। क्या है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव होना चाहिए और वो भी कैसा? केंद्रक सहित होना चाहिए। अगर तभी नया जीव बनेगा। इसमें क्या होना चाहिए? कोशिका द्रव भी होना चाहिए और केंद्रक भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, बिना केंद्रक के नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? नए जीव। जैसे हाइड्रा हो गया, यहाँ पर हाइड्रा भी यहाँ से टूट गया तो यहाँ से इसके दो जीव बन गए। ठीक है, लेकिन बस याद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? केंद्रक और कोशिका द्रव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्रक और कोशिका द्रव होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे नक्षत्र मछली स्टार फिश हो गई, इसका देखिए किस्सा किसी ने तोड़ दिया तो यहाँ से क्या होगा? एक नया जो स्टार फिश बन गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये होती है पुनरुद्भवन। क्या होती है? ये जो अभिक्रिया होती है, यानी कि जो ये इस तरह की क्रिया होती है, ये क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, तो आपको हमने डायग्राम भी दिखाया, कोई भी आप एक यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं।
इसके बाद है हमारा मुकुलन। क्या है? मुकुलन है। तो मुकुलन में क्या लिखेंगे? किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। जैसे ईस्ट और हाइड्रा में जो है मुकुलन होता है। अब यहाँ पर डायग्राम को समझ लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पर ये देखो क्या डायग्राम बना है। ये बना है डायग्राम ये वाला, जो ये आपको यहाँ पर हाइड्रा दिखाया था, ये हाइड्रा की डायग्राम है। ठीक, हाइड्रा में मुकुलन भी होता है और जो आपका पुनरुद्भवन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये हाइड्रा था, इसमें एक टाइप का यहाँ पर मुकुल टाइप का निकला। ठीक है, ये मुकुल टाइप का निकला। इसके बाद थोड़ा थोड़ा ये बड़ा हुआ, इसके बाद बड़ा हुआ, इसके बाद जो है देखो ये पूरा एक हाइड्रा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये जो अभी जो ये क्रिया होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी मुकुलन। क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है, क्योंकि इसमें मुकुल टाइप से जो है यहाँ से धीरे धीरे निकला जीव, इसके बाद पूरा जो है हाइड्रा यहाँ से अलग हो गया है। इसके बाद ये थोड़े करके यहाँ से अलग भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये इसके स्पर्शक होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम इस तरह का आप बनाना है, एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए क्या है। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23वां जो जोड़ा होता है अन्यों से भिन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि इसी से जो है लिंग निर्धारण होता है। यानी कि लड़की होगी या फिर लड़का होगा। ठीक है, लड़की होगी या फिर लड़का होगा। ठीक है, इसी से निर्धारित होता है, इसलिए इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को इन्हें एक्स वाई से व्यक्त करते हैं, तथा मादा में यह एक्स एक्स होता है। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से एक्स एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब पैदा होने वाली संतान में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। लेकिन जब किसी अंडाणु से वाई वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब पैदा होने वाली संतान एक्स वाई लिंग सूत्र की होती है, अर्थात यह संतान नर होती है। इस प्रकार मनुष्यों के में लिंग निर्धारण में नर के वाई गुणसूत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरे शब्दों में ये गुणसूत्र मनुष्य की संतान की लिंग को निर्धारित करता है। अब यहाँ पर जो समझने वाला है वो डायग्राम से समझते हैं। वहां पर हमने भाषा दिखा दी। अब ये क्या है? माता है। जैसे माते को सभी के पास कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए ये कोई मेल है और ये कोई फीमेल है। ठीक है, तो इसके शरीर में कितने हैं? इसके शरीर में भी 46 हैं और इसके शरीर में भी 46 गुणसूत्र हैं। जिसमें क्या होंगे? जिसमें आपके इसके जो 22 जोड़े हैं, यानी कि जो 44 गुणसूत्र हैं, जो वो क्या होंगे? वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। लेकिन जो इसका जो 46वां जोड़ा होगा वो क्या होगा? एक्स एक्स का होगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो है यहाँ ये क्या है? मेल है, तो यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, यहाँ पर वाई हो जाएगा, और ये फीमेल है तो यहाँ पर 44 तो सेम सेम होंगे। इसके बाद यहाँ से एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो गुणसूत्र हैं यही निर्धारित करें कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब जब यहाँ से कोई संतान उत्पन्न होगी तो क्या होगा? 23 गुणसूत्र ये देंगे और 23 गुणसूत्र ये देंगे, तब जाके इनके 46 गुणसूत्र बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनके पास टोटल कितने थे? इनके पास थे टोटल 44। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हो सकता है कि 22 प्लस यक्स करके एक संतान को दे दें, हो सकता है कि उसी संतान को 22 प्लस वाई करके देंगे, क्योंकि इनके पास दोनों दोनों यक्स यक्स हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी? ये बात होगी मेल की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल क्या करेंगे? फीमेल के पास एक्स वाई होता है, तो हो सकता है कि वो 22 और प्लस वाई करके देंगे, या फिर 22 प्लस यक्स करके देंगे। ठीक है, अब जो है इनसे जोड़ा बनेगा उस पे बात करते हैं। जैसे इन्होंने बाई प्लस एक्स दिया या फिर बाई प्लस एक्स दिया, क्योंकि इनके पास दोनों एक्स एक्स हैं। इन ये हो सकता है 22 प्लस वाई दें या फिर वाई प्लस एक्स दें, 22 प्लस एक्स दें। अब क्या देंगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से तो इनको बाई प्लस एक्स मिल गया, उधर से आ गया इनके पास बाई प्लस 22 प्लस वाई वाला, तो यहाँ पर क्या होगा? 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई बन के क्या बन जाएगा? पुत्र बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास गुणसूत्र क्या हो गए? इसके पास गुणसूत्र हो गए जाके टोटल बन गए जाके इसके गुणसूत्र कितने? 44 प्लस एक्स वाई, और 44 प्लस एक्स वाई मतलब कि मेल। क्या है? मेल है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ से देखेंगे तो 22 प्लस एक्स, ये गुणसूत्र यहाँ से देंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो सकता है इनको 22 प्लस वाई मिल जाए, तो यहाँ पर भी इनको क्या हो जाएगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। उधर दूसरी ओर देखें, अगर यहाँ से इनको 22 प्लस एक्स मिला और यहाँ से भी इनको 22 प्लस एक्स मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो पुत्रियां हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको 22 प्लस एक्स दोनों मिल रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ से इनको 22 प्लस एक्स मिला और यहाँ से भी इनको 22 प्लस एक्स मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी इनके पास क्या होंगी, पुत्रियां होंगी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेल के पास कितने होते हैं, मेल के पास होते हैं 44 प्लस एक्स वाई और फीमेल के पास होते हैं 44 प्लस यक्स यक्स, ठीक है। तो इसी जो इनके ये गुणसूत्र हैं और जो ये गुणसूत्र हैं इनसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आप मत भूलिएगा। ये डायग्राम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ गया डायग्राम बनाने को। तो ये जो है चित्र के साथ आपको वर्णन करना पड़ेगा। अगर आप चित्र भी बना देते हैं, थोड़ा गलत लिखते हैं, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन चित्र जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, इनके पास क्या है, 44 प्लस एक्स है, तो हो सकता है कि ये 22 प्लस एक्स दें, हो सकता है ये 22 प्लस एक्स दें, क्योंकि इनके पास तो एक्स एक्स है। लेकिन पिता के पास क्या, पिता के पास है 44 प्लस एक्स वाई, हो सकता है पिता 44 प्लस वाई 22 प्लस वाई वाई दे, और ये जो है 22 प्लस एक्स दे। अब यहां से जो गुणसूत्र जाएगा और किसके साथ मैच करेगा, उससे डिपेंड करेगा कि पुत्र होगी कि पुत्रियां होंगी। तो यहाँ पर ये आपको पूरा जो है सही चीज समझाया गया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने आपको एक बार बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने में। तो ये चित्र जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 30 क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्तन व तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रकाशानुवर्तन। पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश आदि पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। इन दिशा या डायरेक्शनल या अनुवर्तन गतियों में पादप का प्रभु जो होता है, प्रभा यानी सूर्य जो है, प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है तथा जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। यह क्रिया प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर जैसे ये पौधा था, ठीक है, इस टाइप का यहाँ से जो है पत्ती बनाते हैं इसकी, यहाँ से ये पत्ती बनाएंगे। अब यहाँ से मान लीजिए सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या होंगी, इसकी जो पत्ती है सूर्य की तरफ झुक जाएंगी और इसकी जो जड़ें होंगी वो विपरीत दिशा में हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, विपरीत दिशा में। ये डायग्राम में आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोग इसका डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रकाश अनुवर्तन का डायग्राम रहेगा, तो इसको आप फोटोट्रोपिक मूवमेंट को देख सकते हैं डायग्राम में। हमने आपको इसीलिए डायग्राम यहाँ पर दिखा रही, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद है गुरुत्वानुवर्तन। पर्यावरणीय प्रेरक जैसे गुरुत्व आदि पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या उससे विपरीत हो सकती हैं। हम जानते हैं कि पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर तथा प्रारोह प्रहास प्राय ऊपर की ओर अर्थात पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। जड़ में अधोगामी वृद्धि तथा प्ररोह में ऊपरगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व की खिंचाव की अनुक्रिया ही गुरुत्वानुवर्तन है। अब डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए ये पौधा था, ठीक है, अब ये पेड़ था, मान लीजिए पेड़ कैसा है। अब यहाँ पर जैसे पेड़ जमीन में था, तो ये जो है गुरुत्वानुवर्तन क्या है, मतलब कि देखो पेड़ ऊपर ही क्यों जाता है, पेड़ इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण का जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है इस पर, ये जो है पेड़ को ऊपर खींच रहा है, जबकि जो आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो जड़ को नीचे की ओर रखता है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में, तो ये देखिए कैसा मुड़ा, इस प्रकार मुड़ा हुआ है।
तो जमीन जो है जड़ को खींच रही है, और जो सूर्य का प्रकाश जो है वगैरह चंद्रमा, ये इनका गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। इसको ही हम लोग कहते हैं पौधों में गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका रहेगा इस तरह का, और इसकी आपकी ये जो है राइटिंग रहेगी। ठीक है, इसके बाद है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। मानव की किन्हीं चार अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य लिखी। कितनी? चार जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको द्वारा स्रावित हार्मोन के आपको कार्य लिखने हैं। तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं? ऐसी ग्रंथियां जो जंतु के शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोन का स्राव करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके हार्मोन का प्रभाव सीधे रक्त में होता है। क्या होता है? सीधे ब्लड में होता है इनका प्रभाव। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, जैसे कोई पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा जो हार्मोन जो स्रावित हार्मोन है उनको देखते हैं। पहला है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यौवनारंभ के पूर्व इसका स्राव अधिक हो जाता है तो लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रिल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। इसी में तीसरा है जनन ग्रंथि नियंत्रक हार्मोन। यह हार्मोन प्रजनन और अंडाशय में जनन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। इसी में चौथा है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है और हार्मोन स्राव को बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है आपको मानव की किन्हीं चार अंतःस्रावी ग्रंथियां के जो हार्मोन थे, ये हार्मोन यहाँ पर हमने आपको दिखा दिए। ठीक है, और इसी में आप पांचवा हार्मोन देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा हार्मोन क्या है? वेसोप्रेसिन हार्मोन। यह जल संतुलन को कायम रखता है। ठीक है, यानी कि रोके रखता है, मतलब कि संतुलित रखता है। क्या रखता है? संतुलित रखता है। कायम रखने का मतलब है संतुलित रखता है। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। जैसे यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या है? थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह कोशिकीय उपापचय की गति को बढ़ाता है। तीसरा है यह उत्तक के द्रव की परिशुद्धता को नियंत्रित करता है। और इसके बाद है यह हृदय की पेशियों और तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए भी आवश्यक है। इसी में पांचवा है यह जल संतुलन में सहायक होता है। तो ये पांच जो है इनके हार्मोन के जो है कार्य रहेंगे। अथवा में हमको दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, अगर आपको ऊपर वाला नहीं है तो आप नीचे वाला कर सकते थे। परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसमें हमारा पहला है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक पौधे तथा जंतु हैं। इन जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है उत्पादक। तो उत्पादक वे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे समस्त पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है। ये पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपके आते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या है? जो खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इस वर्ग में सभी जंतु आते हैं। इस वर्ग के जीव अपना भोजन स्वयं ही नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, इस जो वर्ग के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं, जितने भी जंतु हैं। इसके बाद है उपभोक्ता के प्रकार। तो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, तो ये जीव केवल पौधे को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण। इसके बाद है मांसाहारी, जैसे ये जीव दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता। इसके बाद है सर्वभक्षी, मतलब कि दोनों चीजें खाते हैं, ये पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, जैसे मानव कुत्ता। देखो यहाँ पर मानव कुत्ता क्या है, बिल्कुल सेम तुलना की गई है। ठीक है, क्योंकि आजकल का जो आदमी है वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। इसके बाद इसमें आपका अपघटक है। यह जीवों का तीसरा वर्ग है। ये सूक्ष्म जीव हैं जिनके अंतर्गत जीवाणु तथा फंगस आते हैं। ये मृत पौधों एवं जंतु शरीरों के अपघटन में सहायता करते हैं। पर्यावरण की सफाई के लिए बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपघटक हो जाएगा। तो ये जो है इसका इतना ही फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना होगा और आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर जो है हमने पूरा जो है 822 आप 824 जो आयल कोड था वो हमने साइंस का पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।